मेरे सहयोगी पंकज आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। पंकज, ये हालांकि बहुत पहले होना चाहिए था एक्शन, पर इस एक्शन को लेने के पीछे की वजह और इसका क्या असर होगा, ये दो चीज़ें बताएं। देखिए प्रवीण जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एनटीए में जो 47 लोग को निकाला गया है, ये तमाम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू इनको रिक्रूट किया गया था और संविदा के तौर पर ये लोग वहाँ काम करते थे। जब सरकार ने इसकी जांच कराई तो उसमें निकल कर आया कि सबसे बड़ा लूप फॉल जो था वो यही था कि ये तमाम लोग जो थे कुछ चंद इन्फ्लुएंस हो जाते थे, कुछ चंद लोग, और उसकी वजह से ये पेपर लीक हो जाता था, ये मानना है सरकार का। इसलिए एनटीए ने ये कार्रवाई की है, 47 लोगों को निकाला गया है। इसको लेकर अब एक और नया अपडेट है, कुछ देर में इसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगा प्रवीण जी, कि जो एनटीए का स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदला जाएगा और इसमें जो बदलाव किए जाएंगे उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। जो तमाम लोग हैं वो शिक्षाविद होंगे, जो तमाम लोग होंगे जो जानकार जो है शिक्षा के, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसे लोगों को इस कमेटी में, इस एनटीए जो इंस्टीट्यूट है, माफी चाहूँगा, जो कमेटी है उसमें रखा जाएगा जो एग्ज़ाम प्रॉपर का, क्योंकि एनटीए अनुमान जो बताया जाता है कि करीबन 15 से 20 एग्ज़ाम वो करवाता है। तो ऐसे में बड़ी चूक जो शुरुआती तौर पर निकल कर आ रही है वो ये है कि वो संविदा से जो लोग रखे गए हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, उनके थ्रू हो रहा था, इसीलिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इसमें एक बड़े बदलाव की ओर देखा जा रहा है। और अगर आपको याद होगा, इसके पहले जब नीट पीजी के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था तब भी बार बार एनटीए पे सवाल खड़े हुए थे और तब भी कहा गया था कि एनटीए में बड़े बदलाव की जरूरत है। पंकज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं। ये तो पहले से ही सवाल उठा हुआ था, एनटीए सवालों के घेरे में भी था। ये टाइमिंग, क्या प्रदर्शन के दबाव में ये कार्यवाही हुई है, पहली चीज, और इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एनटीए तो सिर्फ एक मोहरा है। बिल्कुल, देखिए यही सवाल है बार बार, अगर एनटीए पर इतनी बड़ी कार्रवाई पहले ही सरकार कर देती तो शायद इतना बड़ा जो है नाराजगी जो है छात्रों की नजर सड़कों पे नजर नहीं आती और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये बात नहीं पहुंचती। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, ये बात कही जा रही है, क्योंकि लूप फॉल जो है वो वहीं से निकला था और ये बात शुरुआती जांच में भी निकल कर आ रहा था कि एनटीए के अंदर ही जो लोग बैठे हुए हैं वही लोग जो पेपर तैयार कर रहे हैं, जो पेपर सर्कुलेट कर रहे हैं, ये तमाम लोग वही लोग हैं जो पेपर लीक करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में ये अब एक्शन लिया गया है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, नया बदलाव किया जाएगा एनटीए में। तो वो क्या बदलाव किया जाता, क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे? अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये बड़ी अहम बात है कि अब आप इनको निकालने के बाद करने क्या वाले हो और वो ऐसा क्या होगा जिससे ये लीक प्रूफ हो जाएगा मामला। इस पर नजर बनाए रखें। पंकज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। ये बात तो पहले से ही मांग उठा दी गई थी सीजेपी की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया, बातचीत फिर से हुई, बातचीत में फिर कह दिया गया इस्तीफे से समझौता नहीं होगा। इधर सरकार की तरफ से जो रुख अभी तक रहा उससे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक बड़ी हार के तौर पर लिया जाएगा और एनटीए में बड़े बदलाव की खबर भी न्यूज़ इंडिया पर हमने आपको दिखाई है। कुल मिलाकर ये मामला अभी भी कहीं ना कहीं इस्तीफे को लेकर फंसा हुआ है। अब बड़ा सवाल है, इस्तीफा होगा या नहीं होगा, आज इसी पर बात करेंगे। पेपर लीक विवाद अब सिर्फ परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये सियासत, सड़क और संसद तीनों का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जंतर मंतर पर अनशन हो रहा है, देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, विपक्ष का हमला और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो अब तक नहीं हुआ। इस्तीफा नहीं हुआ तो वजह क्या है? खैर, इन सब के बीच सरकार का जो रवैया है उसे देखकर लगता कम है कि इस्तीफा होगा। सवाल ये भी है कि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा और मोदी सरकार इस बवंडर से कैसे बाहर आएगी या फिर इस बवंडर में सरकार का सरेंडर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस सबके बीच में सोनम वांगचुक की बात को आप समझिए। उन्होंने ये कहा कि हमने पहले दिन से इस्तीफे की बात कही है, इससे समझौता नहीं होगा
और उनका ये भी कहना है कि छात्रों को न्याय तभी मिलेगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। तो ये बड़ा भारी दबाव है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं भी होता है तो इससे नुकसान मोदी सरकार को होने वाला है, यानी इसकी आंच प्रधानमंत्री तक जाने वाली, ये बात तक वो कह रहे हैं। खैर, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, सारी बातें आपके सामने आज चर्चा के दौरान आएंगी। उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का देशव्यापी अभियान, मुश्किलों में धर्मेंद्र प्रधान। पूरे देश में घमासान, क्या करेंगे प्रधान? कांग्रेस सीजेपी सबकी एक ही मांग, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफा होगा या नहीं, संसद हो या सड़क, इस वक्त देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आक्रोश की आंधी चल रही है। विपक्ष एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी भी प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहती और इस फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया। सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं। गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सिर्फ सीजेपी का ही हल्ला बोल नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस देश भर में कैंडल मार्च और सत्याग्रह करेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इस वक्त अलग ही तेवर में दिखाई दे रही है। ने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज ए सिंबल ऑफ द कोलैप्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, ही हैज टू गो। He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. 20 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक सरकार पर भरपूर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। सरकार पर दबाव दिखा भी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए ऐसा अभी तक कम लग रहा है। सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है तो क्या दिक्कत हो सकती है? एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट का संदेश जाएगा। यही प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स का तरीका है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो फिर मांगों का पिटारा खुल जाएगा। नैरेटिव हाथ से फिसलने का भी खतरा है। विपक्ष और युवाओं के आंदोलन का असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक दिखाई दे रहा है। बिहार के कई छात्र संगठनों ने 25 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन सड़कों पर गुस्सा कायम है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। एक तरफ आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी राजी नहीं हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार को बैकफुट पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं सरकार फिलहाल जांच और सुधारों का हवाला देकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में आने वाले दिनों में देश की सियासत में कोहराम और बढ़ेगा या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये तय करना सरकार का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक स्वस्थ चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और
जो भी मत आता है किसी का भी, उसको इत्मीनान से सुनकर अपनी बारी पर जवाब देते हैं। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनमें रजनीकांत वशिष्ठ जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, सवाल तो आज आपसे बहुत सारे हैं, ज़्यादातर सवाल आप ही की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सोनम वांगचुक जी आपके कितने हितैषी हैं, नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी बात उन्होंने कही जो हित वाली बात लगती है। उनका कहना है कि यदि ये पहले ही इस्तीफा हो जाता तो आंच प्रधानमंत्री तक नहीं जाती, या ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। अब भी नहीं देंगे तो दिक्कत और बढ़ने वाली है सरकार की, ये भी उन्होंने कहा है। बोले, वो ये कह रहे थे मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। आपका क्या विचार है इस पर? क्योंकि ये तो पार्टी में निर्णय होगा, अभी कल तक का समय दिया गया है सीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात हुई थी उसके बाद। लेकिन क्या ये सरकार के हित में नहीं होगा कि इतने बड़े बवाल को रोकने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का एक इस्तीफा होना चाहिए? देखिए परवीन जी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदारियों के साथ परवीन जी काम करती है हमारी सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं परवीन जी कि हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव लाया गया। 40 दल के लोग थे, 40-55 नेता थे। सारी पार्टियों ने कहा मैं सरकार के साथ हूं, सरकार के हर काम के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। जंतर मंतर पर जो नीट का विषय नहीं, वहां सीता माता का अपमान किया जाता है परवीन जी, वहां पे नेपाल बना दिया जाता है, ऐसी बातें चलती है। अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है, ऐसी ऐसी बातें होती है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। सारे मुद्दे थे। हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 10:45 में लोकसभा राज्यसभा जाने से पहले सदन में उन्होंने कहा सरकार संवेदनशील सरकार है, हम हर विषय पे बात करना चाहते हैं। प्रश्नकाल था, मानसून सत्र का पहला प्रश्नकाल था, लेकिन हमारे विपक्ष के नेता जिनकी एक गरिमा होनी चाहिए, प्रतिष्ठित होनी चाहिए, राहुल गांधी जी कायर के रूप में जाकर देश के प्रधानमंत्री के घर के आवास पर जाकर घेराव करते हैं। मैं इस विषय पर आऊंगा राकेश जी, और आपको इत्मीनान से सुनूंगा भी ये सारे मुद्दों को, तो इन पे काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, अब मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए भी राहत की बात होगी। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। राकेश जी। जी, मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, जो सीजीए का जो ककरोच पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टियां, उन्होंने क्या अल्टीमेटम दिया, कल शाम तक अगर मुझे समाधान नहीं होता है तो समाधान नहीं, तो आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं। इन लोग राजनीति करना चाहते हैं देश के। ठीक है, मैं आपकी बात ऐसे समझता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहाना है, इस पर कोई कॉल लिया तो भी ये चीजें रुकने वाली, ऐसे करके मैं इस बात को समझता हूं। हाँ यश भाई, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो गया धर्मेंद्र प्रधान, जैसा राहुल जी कह रहे थे कि नहीं ये एक मांग है, इससे समझौता नहीं होगा, हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, तो सब चीजें ठीक हैं फिर? प्रवीण जी, सब चीजें तो तब ठीक होंगी जब जिन बच्चों की हत्या हुई है, जिन बच्चों को ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे ही देश के बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, इनको छर्रे मारे गए हैं, पैलेट गन मारी गई है, कईयों के सिरों में गंभीर चोटें आई हैं। तो सब कुछ तो तब ठीक होगा जब हमारे देश में एक ऐसी सरकार हो जो अपने नागरिकों को अपना समझे, जो अपने ही देश के बच्चों के लिए ये ऊटपटांग वाहियात बातें ना करें जो इनके सांसद ने करी हैं। इनके एक सांसद ने उन बच्चों को भेड़िया बोला है। तो सब कुछ तो बहुत ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस समय इस सरकार की निरंकुशता, अकर्मण्यता, अयोग्यता, तमाम चीजों का सिंबल है। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये सरकार अपने सारे पाप को कम करने की शुरुआत कर सकती है। अब आपने अभी सुना, जैसे
अभी पोद्दार जी, पता नहीं ये वाले पोद्दार जी वही वाले पोद्दार जी हैं जो पहले विश्लेषक बन के आते थे या दूसरे पोद्दार जी हैं, तो अभी उसका बेनिफिट ऑफ डाउट हम छोड़ देते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस के अनऑफिशियल लोग, क्योंकि आरएसएस तो खुद एक अपंजीकृत संस्था है, एक लड़का है उसकी मूछें पूरी नहीं होगी हैं, वो एक पुलिस का बैटन लेके खड़ा हुआ है और कह रहा है कि असली गुंडे तो अब आएंगे, हम मारपीट करेंगे। उसके बाद एक कोई पिंकी है, वो पिंकी कह रहा है कि सेना का सम्मान बचाने और पुलिस का सम्मान बचाने हम आएंगे। तो सवाल उठता है कि इस देश की पुलिस और सेना को ऐसे अपंजीकृत अपराधियों की जरूरत पड़ेगी? क्या उन बच्चों ने किसी पर भी अनप्रोवोक्ड हमला किया है? निश्चित रूप से जो पुलिस वाले, जो सुरक्षा बल वाले वहां पर उनको चोट लगी है, वो भी इसी देश के घरों से निकले हुए लोग हैं और वो बच्चे भी हमारे घरों के निकले हुए लोग हैं। लेकिन इस पूरे फसाद की जड़ इसमें से शुरू हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा करने की बजाय और प्रधानमंत्री के डायलॉग करने की बजाय आप एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का नाटक करते हैं जो इस समय ना किसी कंसिडरेबल मंत्रालय में है, ना वो होम मिनिस्टर है, ना शिक्षा मंत्री हैं, ना वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं है। उनके यहाँ आपने कॉकरोच पार्टी के 2 लोगों को बुला लिया और बाकी बच्चों के साथ आप मारपीट कर रहे हो, पथराव कर रहे हो। आप कहते हो कि बच्चों ने पथराव किया, ठीक है। वो कौन है जो चप्पल ये वो पहन मुद्दे के हैं और जिनको मूंछें थोड़ा उड़ा के विस्तार से फिरते हैं चर्चा वहां करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा था वो आपने रखा कि थोड़ा कम हो जाएगा, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राकेश जी, क्विक कमेंट करिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने फिंगर रेज की, फिर मैं संजीव जी और रजनीकांत जी के पास जाना चाहूंगा। परवीन जी, मैं ऑथराइज प्रवक्ता हूँ। यशराज जी होंगे, एस श्रीवास्तव होंगे या नहीं होंगे, मैं ऑथराइज बस ठीक है। मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा पैनल पर, यश भाई मेरे साथ खूब बैठते हैं, कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अगर हम नहीं करेंगे तो हम समय का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे, और व्यक्तिगत टिप्पणी करके आपस में लड़ाई करके पूरा आधा घंटा 1 घंटा निकाल देना ये बहुत आसान काम होता है, फिर वो आपस में लड़ते रहिए। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, इस बात को मैं भी मानता हूं। रजनीकांत सर, आपने अभी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता दोनों को सुना है, क्या जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहाना है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है, वो तो कहीं है ही नहीं। दूसरा, यश श्रीवास्तव या सीजेपी या कांग्रेस की राहुल गांधी ने खुद कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्या उसके बाद चीजें शांत हो जाएंगी? चीजें शांत होंगी या नहीं होंगी नहीं भी कह सकता मैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने जिस तरह से कल शिक्षा सचिव को बदला है, उससे ये आभास तो होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलाने में या उनको सैक करने में वर्तमान सरकार को कोई दिलचस्पी आऊंगा यश जी, नहीं। जी बोलिए बोलिए। और दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात लगातार शुरू से हो रही है कि जो परीक्षा प्रणाली है, उस परीक्षा प्रणाली में उस तरह के परिवर्तन किए जाएं कि जैसे IAS, IPS या IFS के एग्जाम्स में होती हैं, उसमें पेपर लीक नहीं होते, तो वही व्यवस्था, वही प्रणाली को कैसे लागू किया जाए, और जो खामियां डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन की ओर जब हम बढ़े हैं, पहले तो ये मेडिकल की परीक्षाएं राज्य स्तर पर ही हुआ करती थी या इंजीनियरिंग की परीक्षाएं राज्य स्तर पर हुआ करती थी, अब ये है कि पूरे देश में एक साथ होने लगी हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें सामने आई हैं दिक्कतें। उस पे 2024 में सरकार ने मंथन भी किया, कुछ माने कानून भी सामने रखा, लेकिन उसमें भी बात नहीं बनी। तो अब जिस तरह से सरकार ने ताबड़तोड़ डिसीजंस लेना शुरू किया है, उससे ऐसा आभास होता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार आसानी से बो डाउन कर जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति के, मतलब धर्मेंद्र प्रधान तो मिनिस्टर हैं, लेकिन सिस्टम को संभालने वाले कौन लोग हैं? वही एग्जीक्यूटिव्स हैं। वो एग्जीक्यूटिव्स के लेवल पर अगर मान लीजिए मिस्टेक्स हुई हैं, उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। और ये बात भी सही है कि अगर एक मिनिस्टर का इस्तीफा अगर सरकार कर देती है, तो उसके सामने फिर इस तरह की दिक्कतें आएंगी कि कल को जो है वो कोई और मिनिस्टर को इस्तीफे की बात शुरू हो जाएगी, तो माने एक ही एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आपको मालूम नहीं, हो सकता है कि दबाव में सरकार इस्तीफा ले भी ले धर्मेंद्र प्रधान जी का, पर मुझे लगता है कि सरकार अभी एसेस कर रही है कि इससे हमें कितना नुकसान होने वाला है।
आने वाले खासतौर से 27 देखिए, के आपने चुनावों बिल्कुल में ठीक कहा, काम- चाहे शिक्षा सचिव की बात हो, एनटीए में अभी परिवर्तन हुए, बड़े परिवर्तनों की खबर अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पहले बताई है, कई लोगों को निकाला गया है। लेकिन ये बात नीट के आसपास है ही नहीं, ये नीट तक सीमित है, ऐसा मुझे हजम नहीं होता एज ए जर्नलिस्ट। तो मैं इस पर भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा। यश भाई, आपकी बात सुनूंगा, मैं जरा संजीव जी को भी ले लूं, पैनल में सब लोग अपने अपने ओपनिंग कमेंट रख दें। संजीव सर, ये जैसा मैंने कहा और अभी आपने रजनीकांत सर को भी सुना कि क्या ये नीट है, सिर्फ मतलब नीट मुद्दा है या मुद्दा उससे ज़्यादा बड़ा है? अभी कल मेरे साथ किसान नेता भी बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, उन्होंने भी कह दिया कि बोले नहीं हम भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा मंच मिला जहां पर अलग अलग विभिन्न बातों को लेकर सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हो सकते थे उनको समेट कर लाया गया। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मात्र से इसको छोड़ दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी को? और क्या ये सरकार के पास एक अवसर है कि अभी ये डिसीजन ले ले तो शायद बात बन जाए? एक पक्ष ये है कि सरकार कह रही है कि इस बार हम कड़ी कड़ाई करेंगे, और जैसा कि शुरुआती दौर में ही आपने बताया कि 47 लोगों के ऊपर गाज गिरी है इसकी, और सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि इस बार हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, व्यवस्थाएं सुधारेंगे, यकीन रखिए हम पे, भरोसा रखिए हम पे, और सारी चीजें दुरुस्त होंगी। एक दूसरा पक्ष ये है जो लगातार ये कह रहा है कि 2024 में भी आपने यही बात कही थी कि अब इसके बाद से दोबारा ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, और नहीं दोहराई जाएगी, और उसके बावजूद 2026 में इस तरह की घटना होती है जब पूरा पेपर ही कैंसिल करना पड़ता है और दोबारा एग्जाम कराने की नौबत आती है। अब इसके बीच में हम कहाँ खड़े हैं, हमको ये देखना है। क्या हम वो सरकार के साथ खड़े हैं जो सरकार जो बात कह रही है उस पर यकीन कर लें, या फिर वो उन बच्चों के साथ जो बच्चे सड़क पे बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुश्किल की घड़ी है, और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि हम भी सचमुच में उससे प्रताड़ित हैं तो हम उन बच्चों के साथ खड़े होंगे। 2024 में हम भी प्रताड़ित थे, हमारे भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे कैसे किस तरह से वहां से निकले और किस तरह से उनको MBBS मिलना था और BDS मिला, और किन परिस्थितियों में, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये दर्द तो है। सरकार वाकई क्या परीक्षाओं के प्रति इतनी संजीदगी के साथ खड़ी है, काम करने का मादा रखती है? उससे आगे की बात हम बताएंगे। ये केवल परीक्षा नीट के लीक होने की बात नहीं है, परीक्षा होने के बाद भी, प्रतियोगी परीक्षा के बाद या फिर नौकरियों के लिए परीक्षा के बाद भी, उसके बाद भी ये अनवरत चलने वाला सिस्टम बन गया है आज के वक्त में। सरकारों की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है। हो सकता है कि ये मामला व्यक्तिगत लगता है। वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल इमीडिएट अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट मात्र ही आपको मसले दिखाई देते हैं या ये रुकने वाला नहीं है? मैं ये एक चीज आपसे जरूर जानना चाहता हूं। आज के वक्त में सरकार की गर्दन फंसी हुई है। यदि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देती है तो केवल उसी पे बात जाके नहीं अटकेगी, फिर उसके बाद में विद्यार्थियों पे, छात्रों पे जो बर्बरता की गई, फिर गृह मंत्रालय पर ये बात आएगी, वो कौन लोग थे जो सादे वर्दियों में बगैर अपने नेम प्लेट के, कील लगे हुए डंडे के साथ वो खड़े थे। ये सारी बातें खुल के सामने आएंगी, और बच्चे क्या सचमुच में उतने बर्बर थे, या उन बच्चों के बीच में वो कौन लोग थे जो जाके खड़े होकर के इस तरह का माहौल पैदा कर दिए। जंतर मंतर पर 2 ट्रक कैसे भरे हुए, इस परिस्थिति में जहाँ इतने संवेदनशील मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, 2 ट्रक पत्थर जंतर मंतर पे कैसे चले गए? सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। ये सारी बातें देखिए, राजनेता, राजनीतिक दलों के ऊपर हो सकता है कि हम प्रश्न खड़ा करें, आप भी करें, जहन में ये बात है कि वो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे वहां बैठे हुए हैं उनके उद्देश्य पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। वो एक लाइन में ये कह रहे हैं कि 2024 में भी। मैं आपकी बात समझ गया, इसको ऐसे समराइज करता हूं। राकेश जी, इस पर आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, फिर यश श्रीवास्तव जी के पास में जाता हूं। यश भाई, आप लगातार स्क्रीन पर हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बार बार आप स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। तो राकेश जी, ये मुझे बताएं आप कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहां जेन्युइन छात्र भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं, मासूमों पर लाठियां भांजी गई हैं, उससे लोगों में गुस्सा भी है। दोनों ही पहलू हैं। अब इसको आप इसका सिर्फ नकारात्मक वाला पहलू पकड़ लेंगे तो दूसरी तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन अगर यश श्रीवास्तव, CJP या अन्य लोगों को सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि एक दूसरा पहलू भी है। ये मैं जनता के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, या अगर एक न्यूट्रल वे में इसको देखा जाए तो आप लोग क्या इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे? शुरुआत में आपने इसको अगंभीरता से लिया, अन्यथा ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। देखिए परवीन जी, यहां फिर राजनीति। जब पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बावजूद
हमारे जितने प्रशासन के लोग थे, पदाधिकारी, जांच बैठाई गई, सीबीआई जांच बैठी, कुछ लोगों को जेल भेजने का काम किया। सरकार संवेदनशील थी। फिर मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री कितनी बार उन्होंने चर्चा करने की विषय रखी, प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के अंदर, फिर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा मैं छात्र के साथ हूं। छात्र के साथ कभी ऐसा बर्ताव जो हुआ, चाहे हमारे प्रशासन के लोग के करेंगे, उनको हम जेल भेजने का काम करेंगे, उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन छात्रों के नाम पे राजनीति करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या वो छात्र थे? वो छात्र नहीं थे। अगर छात्र होते तो कहते थे कि मोदी जी का 13वीं मनाना चाहता हूं। हाँ, नहीं, हम सुन रहे हैं, ये सारे वीडियोस हम देख रहे हैं। मैंने कहा ना, ये लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को, ये सबके सामने। आप देखिए, मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे बात बोले जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बार बार बोले जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं राकेश जी कि अभी आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यश श्रीवास्तव जी आपको वो छात्रों की तस्वीर दिखाएंगे जिसमें उनको चोट लगी हुई है, छर्रे लगे हुए हैं और जेन्युइनली छात्रों को लगी हुई है। तो दोनों ही पहलू, मैं तो कह ही रहा हूं कि दोनों तरह किस्म के लोग हैं। बट मेरा सवाल यह है कि इसको कंट्रोल पहले कर सकते थे आप लोग। परवीन जी, नीट की बात कभी नहीं हुई जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर हमेशा सीता का पति का नाम लेकर नीता का पति का काम होता है। कश्मीर के जैसे मुद्दे उठे, अफजल हम शर्मिंदा है। नीट की बात एक बार भी मंच से नहीं हुई कि नीट की परीक्षा में विद्यार्थी जितने स्टूडेंट थे, क्या उन्होंने मंच पर बैठाने का काम किया? एक बार भी मंच पर नहीं लाए। जिन छात्रों की मृत्यु हुई, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, गंभीर है, विषय को मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छात्र इस दुनिया में नहीं रहे, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। लेकिन उनके माता पिता को क्या जंतर मंतर पर बुलाया गया? नहीं बुलाया। यहाँ भी राजनीति है। और मैं एक बात कुल मिला के वन लाइन, मैंने पहले भी कहा कि एक पॉलिटिकल मंच है, इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये आपका कहना है। परवीन जी एक और क्लियर कर देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये तीनों लोग सदन के सदस्य हैं। बाकी उनके सारे सांसद सदन के सदस्य हैं। क्या प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते? उनकी गरिमा, प्रश्नकाल लगाते, प्रधानमंत्री से पूछते, गृह मंत्री से पूछते। ठीक है, हाँ, मैं आता हूँ इस पे, आता हूँ। इसका जवाब तो कांग्रेस प्रवक्ता ही दे पाएंगे ना। इसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता दे पाएंगे कि जब बातचीत के लिए। जी एक मिनट रुकिए राकेश जी, बाकी लोग भी शामिल कर लेना, चर्चा अच्छे से चलेगी। यश जी, चर्चा के लिए तो सरकार तैयार है, बातचीत से ही समाधान निकलता है, ये बात सही है। दूसरी बात, बातचीत चल भी रही है। तीसरी बात यह है कि वो ठीक है, उनका सीजेपी का था और अन्य छात्रों का आंदोलन था, उसमें आप लोग गए सपोर्ट के लिए, सब विपक्ष जनता की आवाज़ होता, देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इसको आपने अपना एक राजनीतिक मंच और अपने लिए संभावना का एक मंच बना लिया है, ये बीजेपी का कहना है। प्रवीण जी, मुझे उम्मीद है कि जितना समय पोद्दार जी को मिला है उतना मुझे भी मिलेगा अनइंटरप्टेड। देखिए, ऐसा है कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है, ये अच्छा है, बच्चों को और अच्छे से तैयारी करने को मौका मिला है। मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण को इस्तीफा दे देना चाहिए और अच्छे से वित्त मंत्री बनने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम कुछ तो अपनी जिंदगी में वो अच्छे से करें, ऐसी हमें उम्मीद है। तो एक और एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट है जिसका अंत होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बीजेपी वालों ने अच्छा सगुफा पकड़ रखा है। अब ये सीता के पति के नाम पे जो रोते रहते हैं, इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है माता सीता से, लेकिन हमारे पूरे पुराने शास्त्रों में और पूरे पुराना जो हमारा रिलीजियस लिटरेचर है, उसमें सियावर लिखा हुआ है बार बार, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर का मतलब सीता के पति, तो सीता के पति को सीता के पति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इनको असल में तकलीफ है क्योंकि इन लोगों ने अपने संघी लड़कों को जय श्री राम बोलना सिखा दिया है। ये जय भी नहीं बोलते पूरा, ये जय बोल के काम चला लेते हैं, क्योंकि इनको अपने माइंडलेस मिनियंस का मास प्रोडक्शन करना है। इसीलिए इन्होंने हमारे भगवान का स्वरूप भी बदला। क्या हमने सदियों में कभी भी वैसे छवि की पूजा की है जो इन लोगों ने गाड़ियों पे स्टिकर लगवाए ऑरेंज कलर के? हमारे भगवान का स्वरूप तो वैसा नहीं था, इनने तो हमारे भगवान का स्वरूप बदला। पर ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है ना यश जी, आप जहां ले जा रहे हैं वो तो चर्चा का विषय नहीं है अभी। मैंने पहले ही कहा था, एक एब्सर्ड आर्गुमेंट की बात खत्म होना जरूरी है। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं प्रवीण जी। अब
काम की बात यह है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही हम छात्रों की आवाज सुन रहे हैं, राहुल जी सुन रहे हैं, छात्रों की गूंज भी राहुल जी का इनिशिएटिव है, उसके बाद ही ये सब हुआ है जिसको आज आप कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि अचानक 4 में से 2 सीजेपी के टॉप लोग नड्डा जी के घर चले गए, एक बर्गर खाने चले गए, एक ट्रक में बैठ गए और वो पूरा क्राउड जो है वो का रह गया। ये जरूर एक लापरवाही हमें याद रखनी चाहिए। तो ऐसे में कोई भी कांग्रेस पे सवाल ना उठाए कि हम राजनीति कर रहे हैं। हमने तो अपने मंच पे हमारे उस भाई को खड़ा किया जिसको छर्रे मारे गए। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो सीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की नीयत पर आपको शंका है? नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उस समय लीडरलेस उस जगह को नहीं छोड़ना था। हाँ, तो इन्होंने गलत किया, सीजेपी को समझ नहीं है, ना समझी में ये काम किया, ये कह रहे हैं आप? प्रवीण जी, सीजेपी और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश के भविष्य का है। आपने कहा ये बर्गर खाने के लिए चले गए, मैं ये जानना चाह आपका इस स्टेटमेंट के मायने क्या है? क्या उन्होंने नासमझी की, उन्हें पॉलिटिक्स नहीं पता, उन्हें नहीं पता सरकार? उन्होंने उस समय इस पूरे मूवमेंट को लीडरलेस छोड़ा, ये लापरवाही है। इससे आगे के इम्प्लीकेशंस लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं अपनी तरफ से उसी बात पे तो मैं समझ गया, मतलब संभालने के लिए ये आंदोलन चलता रहे के लिए कांग्रेस को कमान संभालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ यश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस, प्रवीण जी मुझे मेरी बात कहने दीजिए। कांग्रेस तो 150 साल से कमान संभाल रही है। जब ये प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं तब भी आप सोशल मीडिया देख लेंगे तो लोग हमसे ही उम्मीद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से किसी को उम्मीद नहीं है। जब पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री आवास पे गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है दुनिया भर का, वो तो ड्रोन और सैटेलाइट पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं। अरे भाई, उनको किस बात की चिंता थी? आ जाते, बात कर लेते। जेपी नड्डा जो ना शिक्षा मंत्री हैं, ना गृह मंत्री हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करेंगे इस बारे में बात? शिक्षा मंत्री बात करें या प्रधानमंत्री बात करें? जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री नहीं होता है। आपको अगर ना पता हो तो स्वास्थ्य और शिक्षा 2 अलग-अलग चीजें हैं। वैसे स्वास्थ्य में भी कोई झंडा नहीं गाड़ा है आपने। आपके अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, समझे आप? नितिन गडकरी पेट्रोल में गन्ने का रस मिला रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, मैं तो इस आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जेपी नड्डा एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर हैं, पार्टी को संभाला है बहुत लंबे समय तक और केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसा नहीं कि जेपी नड्डा से बातचीत करना कोई हल्की बात हो गई किसी और से बात करने के मुकाबले। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यदि आप अपने घर की या अपनी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड रखते हैं और वो आके आपसे बड़ी छाती चौड़ी करके बोलता है कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन दूर कहीं कोई आपसे कुछ बोल देता है तो वही गार्ड आपके पास आके रोने लगे कि देखो उसने ये बोल दिया, वो देखो उसने वो बोल दिया, वो देखो वो मुझे कह रहा सफारी सूट पहना है, तो क्या आप ऐसा गार्ड पसंद करेंगे? इस समय एक सरकार है जो सवेरे बोलती है कि हम बिल्कुल दुनिया जीत लेंगे और शाम को बोलती है कि वो देखो बच्चों ने हमें ऐसा कह दिया, वो देखो डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया, वो देखो किसानों ने ऐसा कह दिया। ये रोतलूपना कब तक चलेगा प्रवीण जी? सवाल ये है। ठीक है रजनीकांत सर, अभी जो मैं आऊंगा राकेश जी, एक करके हमारे साथ में बाकी लोग भी जो हैं उनके विचार भी सुनते जाइए, क्योंकि वो सुन रहे हैं। आप पॉइंट अपना ध्यान रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। रजनीकांत सर, एक बात तो बहुत साफ है कि इस समय चुनौती सरकार के सामने बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। ऐसे पिछले कई आंदोलनों को हमने देखा है, जन आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होते हैं और ये सेंटिमेंट्स की बात है। किसी को पसंद भी भावों से किया जा सकता है और नापसंदगी भी फिर इन्हीं भावों के परिवर्तन से आती है। सरकार क्या चुनौती में है और क्या सरकार के पास चुनौती से निकलने का कोई तरीका आप देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतिहास अपने आप को राजनीति में दोहराता नहीं। वो ऐसे में इस दृष्टि से कह रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट था और जयप्रकाश नारायण जी का जो मूवमेंट था वह स्वतः स्फूर्त था कि सरकार बदल गई। फिर उसके बाद में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट आया ये जंतर मंतर पर, वो इतना जबरदस्त साबित हुआ कि कांग्रेस की यूपीए सरकार चली गई। मैं ये देख रहा हूँ 12 साल हो गए इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए की सरकार को। तो विपक्ष की कोशिश ये रही है पीछे से
कि किसी तरह से उसी तरह का एक मूवमेंट खड़ा हो, ये सरकार चली जाए। जैसे शाहीन बाग का मूवमेंट आपके सामने है, आप अच्छी तरह देख चुके हैं। फिर उसके बाद में किसानों का आंदोलन हुआ। किसानों के आंदोलन में सरकार ने 2 कदम इसलिए पीछे खींचे कि भाई जो किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है और उसके लिए कदम खींचना जो है वो एक तरह से स्वागत योग्य कदम का। तो दो बड़ी चुनौतियों को तो देखा जाए तो ये सरकार संभाल चुकी है। अब तीसरी चुनौती ये फिर एक खड़ी करने की कोशिश हुई कि किस तरह से ये जंतर मंतर से एक ऐसा सैलाब उठे, वो जो सैलाब में वो ये सरकार गिर जाए, डूब जाए। बहरहाल इशू नीट पेपर का था, जैसे अभी साथी जो विद्वान पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने कहा भी, और आपने भी बात को इंगित किया कि क्या ये खाली नीट पेपर लीक के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है आंदोलन, या इसमें और भी लोग जुड़ते चले गए। राजनीति जरूर होगी। अगर कोई भी आंदोलन होगा तो अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात। विपक्ष का भी, अगर मान लीजिए जनता में बच्चों को परेशानी है पेपर लीक के कारण, या उनके माता पिताओं को, अभिभावकों को बड़े लेवल पर परेशानी है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो साथ में आके खड़े हों। बहुत अच्छी बात, और वो आके खड़े भी हो रहे हैं अपने अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा सगे हैं, हम ज्यादा सगे हैं। आपने देखा होगा विपक्ष में भी कई गुट खड़े हो गए, जैसे राहुल गांधी जी ने अपने अलग तरीके से उस आंदोलन को ले जाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी दोनों तरफ है, वो जंतर मंतर में भी है और इधर भी है, राहुल जी के साथ भी है। उसी तरह आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है कि जैसे जंतर मंतर का आंदोलन जो है वो आम आदमी पार्टी ही पीछे से संभाले हुए है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं कह भी रहा हूँ, कि जो संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें बैठ करके विपक्ष अपनी विद्वत्ता का परिचय क्यों नहीं देता, क्यों नहीं कहता? देखिए, परेशानी बच्चों की है ना, परेशानी विपक्ष के बच्चों की भी है, परेशानी सत्ता पक्ष के बच्चों की भी है। तो ये बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए कोई ऐसे सार्थक सुझाव तर्क और तथ्य के साथ संसद में विपक्ष क्यों नहीं पेश करता? केवल एक जिद को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। ठीक है, अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही अभी 2 दिन पहले ही संसद में कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आज नहीं कल हो लेगा, लेकिन चर्चा में हमको भी तो शामिल करिए। तो कहने का मतलब कि विपक्ष को अगर मान लीजिए सरकार बार बार आमंत्रण दे रही है कि आइए आप चर्चा करिए और चर्चा करने में सुझाव दीजिए। बट सर, अभी जो बात आपने कही, इसी में एक प्रश्न छिपा हुआ। आप ही ने कही वो बात कि कई बार प्रयास किए गए और दबा दिया गया, और आपने कहा कि राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा विपक्ष। अब अगर विपक्ष को मौका मिला है तो वो क्यों डिफ्यूज होने देगा? कोई भी ऐसा कदम क्यों उठाएगा जिससे कमजोर हो जाए ये आंदोलन? वो तो चाहेगा बढ़े। हाँ, तो यही तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का एक दांव पेच है। तो ठीक है, मतलब सही कर रहा है विपक्ष, अभी सही कर रहा है, बातचीत नहीं करके, इसको हवा देकर, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। मैं अभी ये मतलब एक लाइटर नोट पर ये बात कह रहा हूँ कि अभी बात चल रही थी, मुझसे किसी ने कहा कि ये सर क्या चल रहा है, तो मैंने कहा अब ये देखो, ये नहला है कि दहला है ये देखना पड़ेगा। अगर ये नहला है तो दहला क्या आता है वो तुमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी राजनीति के बड़े बड़े पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं, ये बात सही है। मैं संजीव जी के पास जाना चाहता था, लेकिन यश भाई जो है काफी देर से अपना हैंड रेज कर रहे हैं, तो क्विक कमेंट करिएगा यश भाई, फिर संजीव जी की टिप्पणी में लेना चाहूंगा। प्रवीण जी, दुख की बात है, मैं शायद जो बोलने वाला हूं रजनीकांत जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि संसद में अभी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हमने ये मुद्दा उठाया कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोगों ने इसमें रूल का अड़ा दिया कि भाई हम 267 में नहीं करेंगे, हम 192 में करेंगे। क्यों? क्योंकि 267 में इनको अकाउंटेबल ठहराना, उसके ऊपर एक्शन होना, उसकी संभावनाएं ज्यादा है। 192 में ये चर्चा कर कुरा के फुर्सत हो जाएंगे, जैसा कि ये आज तक हर मुद्दे पे करते आए। और दूसरी बात ये है, मैं इसमें रजनीकांत जी को व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत दुख के साथ मैं इस बात को, मैं और इस देश के बहुत सारे लोग, शायद आप भी इसको नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो शायद किसी पार्टी से एफिलिएटेड हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको इस समय अगली पीढ़ी की चिंता से ज्यादा राजनीतिक समीकरण की चिंता है। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी था कि इसके दुष्परिणाम सरकार पर क्या होंगे, भाई आगे और मंत्री लोग इस्तीफा मांगने लगेंगे। तो मैंने देखा कांग्रेस के जमाने में तो पता नहीं कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए और छोटी छोटी बात पे हुए।
एक लेटेस्ट एग्जांपल पुर्तगाल में हुआ है। हमारे देश की एक टूरिस्ट जो गर्भवती थी, उनकी वहां मृत्यु हो गई, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, बच्चों की मृत्यु हो गई है और पब्लिक में ये लगे हुए हैं कि भैया विपक्ष राजनीति कर रहा है। एक वो पिंकी आके बैठ गया, वो कह रहा है हम बच्चों के पिछवाड़े, ठीक है, वो आ गए। आप आई एम सॉरी, इस पे आ जाएंगे हम इस पे आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा था, आपने अपना कमेंट रखा, आपकी बात भी समझ में आ गई, आपकी बात पे सहमति भी जताई। मैं आपको बता दूं, आप देख पाए नहीं देख पाए, रजनीकांत जी ने आपकी बात पे सहमति भी जताई। उन्होंने कहा ठीक बात कह रहे हैं आप। संजीव सर, ये तो बात बहुत साफ है, विपक्ष राजनीति क्यों नहीं करेगा भाई, उसको अवसर मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा। पर फिर ये कहना कि ये सिर्फ छात्र हित तक की बात है या छात्रों पर जुल्म तक की बात है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। यानी मामला यहां तक सीमित नहीं है। बेशक कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का पूरा पूरा अवसर मिल रहा है, मिलना भी चाहिए लोकतांत्रिक देश में, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन भर नहीं रह गया, ऐसी बात भी फिर कुछ निकल कर आती है। बाकी आप थोड़ा समझाइए इस बात को। प्रवीण जी, देश के प्रधानमंत्री यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो बगैर राजनीति किए बने हैं क्या? राजनीति को गाली क्यों समझते हैं? सबसे मुश्किल बात यह है कि आजकल हम लोगों के दिमाग में, जेहन में ये बात घुस गई है कि फलाना या विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पे राजनीति कर रही है। सारी पार्टियां राजनीतिक दल, और क्या करेगी? राजनीतिक दल राजनीति करेगा, बिल्कुल ठीक बात। तो राजनीति ही करती है और राजनीति करके ही यहाँ तक पहुंची है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि कुछ बातें हैं जो लोगों के बीच में जानी चाहिए। नीट का परीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नीट के परीक्षा में जो बच्चे पास करते हैं उसे सरकार अपने पैसों से उसे पढ़ाती है और एक बच्चे पर 1 करोड़ से लेकर के 1,30,000 मतलब 1,30,00,000 रुपए तक खर्च करती है वो 4.5 सालों में। 1 साल का इंटर्नशिप उसका होता है। उसके बाद में सरकार ये मानती है कि ये बच्चे देश के लिए एक एसेट के तौर पे हैं और देश के भविष्य के लिए ये काम करेंगे। इसलिए बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। गरीब बच्चे मेहनत करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो बच्चे 3 लाख 4 लाख, कुछ ऐसे भी बच्चे जो आत्महत्या की, उनके माता पिता ने 3-3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड पर वो कर्ज लिए थे, आपको भी जानकारी होगी। उन बच्चों ने आत्महत्या कर। हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि इसके बारे में या इसके साथ साथ तमाम वो विपक्षी पार्टियां खड़ी है तो सरकार उसके विरोध में क्यों खड़ी है? हमारा सिर्फ मानना यह है कि सरकार ये बात पिछली बार भी कह रही थी, देश के प्रधानमंत्री यही थे, शिक्षा मंत्री यही थे और उन लोगों ने बड़े मजबूती के साथ ये बात कही थी। हम नहीं जानते कि यदि शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाएगा तो क्या सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा कि जिसमें ये कमी आ रही उसको हटाया गया और नए सिरे से दुरुस्त काम करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को बैठाया गया। अब दूसरी बात यह है कि सरकार के जहन में ये बात है कि एक गलतियां हम सरकार तो गलतियां मानती नहीं है। पिछले 12 सालों में हमने देखा है, एक आध बार देखा है हमने कि लोगों ने झुकाया है। और ये जो हवा खड़ा था कि नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं, बात सुनेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, रात में 12 बजे उनका वीडियो आना इस बात का संदेशा है कि वो इस बात के लिए गंभीर हैं। मैं मानता हूं इस बात को, वो गंभीर हैं और सीरियस भी हैं। लेकिन क्या उनके इस गंभीरता को हिंदुस्तान की वो जनता या हिंदुस्तान के वो बच्चे मानने को तैयार हैं कि सचमुच में आप गंभीर हैं? वो कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं, तो अब इस बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान को यदि इस्तीफा देने के लिए, या बहुत छोटी सी बात है, आप अब क्रिकेट के टीम के केवल प्लेयर की बात कर रहे हैं, आप तो राज्यों में कप्तान के सहित पूरा टीम ही बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। गुजरात में हमने देखा है, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को बदल दिया आपने। तो एक छोटा सा कदम उठा करके क्यों नहीं बच्चों के साथ आप ये एहसास करा रहे हैं? मतलब देखिए, ये चर्चा भी जो है चक्र की तरह घूमकर आ गई। जो मुद्दे उठे थे उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आई है। पहली चीज, राकेश जी, मैं आऊंगा यश भाई, एक एक करके सबको अवसर दीजिए। राकेश जी ये बताइए मुझे कि सबसे पहले तो क्यों नहीं करेगी कांग्रेस राजनीति? उसको पूरा अधिकार है, राजनीतिक दल है भाई। आप लोगों ने भी राजनीति की, खूब प्रदर्शन हुए हैं, अन्ना आंदोलन झेला भी है कांग्रेस ने, सरकार भी यूपीए ने गंवाई है। पहली चीज़ है। दूसरी बात यह है कि पहले जो चीज़ पर आप लोगों ने खूब जवाब दिए उस पर फाइनली प्रधानमंत्री को भी अपना वीडियो रिलीज़ करना पड़ा। कुल मिलाकर ये कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नहीं, ये मामला अब आगे बढ़ गया है, ये मामला अब वैसा नहीं रहा जैसा सिर्फ नीट एग्ज़ाम के बाद था। तो चुनौती तो आपकी बढ़ गई है और राजनीति आप लोगों पर एक दबाव बना रही है, ऐसा परिदृश्य दिखाई देता है संजीव जी की बात से। परवीन जी, राजनीति करना है, सभी लोगों ने राजनीति करना है,
हर पार्टियों को राजनीति करनी चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र है, मौलिक अधिकार है हर पार्टियों का। हर सवाल पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। सरकार सदन किस लिए बना है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चाहे नगर पालिका, नगर निगम, सभी जगह हमारे एक सदन बने हैं जहाँ पे सवाल और जवाब किया जाता है सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। सरकार उसकी जवाब देती है। सरकार तो तैयार थी, सरकार कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कहा। भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा था राहुल गांधी जी का, उसका असर दिखाया। इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ परवीन जी, डंके की चोट पे 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी बच्चा है, बचपना करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, देश की गरिमा को गिराने का काम करते हैं, चीन का तारीफ करते हैं। 4 अगस्त 2025 का बयान सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकाल के ये स्त्री को दिखा दीजिए, दिखा के बताइए। रही बात, राहुल गांधी जी नेता नहीं है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंट मीडिया, पर ये तो विषयांतर हो गया ना, राहुल गांधी जी के विषय में अभी हम बात ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी पे आ रहा हूँ, राहुल गांधी जी का विषयांतर नहीं है। इन्होंने विषय को उठाया कि राहुल गांधी जी नेता है, विपक्ष के नेता। मैं कहता हूँ नेता है, सदन के सदस्य हैं। लोकसभा में प्रश्न क्यों नहीं लगाते? आपके राज्यसभा में सांसद है, लोकसभा में सांसद है, विधान परिषद में सांसद है, विधानसभा में आपके विधायक है। सभी जगह प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते हैं लोग देश को। नहीं, इन्होंने बताया तो सही। अभी यश श्रीवास्तव यही तो कह रहे थे कि चर्चा का प्रयास किया, लेकिन आप लोग अपनी शर्तों पे चर्चा करा रहे थे, वो अलग तरीके से चर्चा चाह रहे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इनका विरोध अभी इस मानसून सत्र में किसने किया? डीएमके के 20 सांसद विपक्ष में नहीं बैठकर दूसरी तरफ बैठ के हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तुलमुल के कांग्रेस के सांसद, लगभग 16-17 सांसद एनसीपीआई के बगल में जाके बैठ गए हैं, विपक्ष में नहीं बैठे हैं। राकेश जी, ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। ये अब ये तो ये चल रहा है बहुत लंबे समय से। मैं कह रहा हूं अभी ये जो वर्तमान परिस्थिति है जिसमें फंसे हुए हैं, इस पर हम थोड़ा सा आए हैं। और इसमें अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो आया वो इस बात को इंगित करता है कि वो गंभीरता से ले रहे हैं कि मामला हाथ से निकल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से नहीं लेते। आज मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी पेपर लीक करेगा, आज का पेपर लीक करेगा 10 साल की सजा होगी, फास्ट ट्रैक लाया जाएगा और 10 करोड़ का जुर्माना होगा अगर कोई पेपर लीक का काम हमारे देश में करेगा या किसी राज्य में करेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक बनाई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा होगी अगर इस देश में कोई ऐसा काम करेगा। हमारी सरकार गंभीरता से लेती है, लेकिन राहुल गांधी जी कितना गंभीर है, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। राहुल गांधी जी गंभीर नहीं है। अभी कुछ दिनों के बाद भारत बर्बाद पे आए। छोड़िए ना, इसका खमियाजा उनको भुगतना। आप लोग उन पर क्यों विचार कर रहे हैं? अभी तो आपके सामने जो चुनौती है उस पर ज्यादा विचार होना चाहिए। नहीं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। यश भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप क्विक कमेंट करेंगे। रजनीकांत जी के पास मैं जाना चाह रहा था, लेकिन आप अपना क्विक कमेंट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, 2 बातें हैं। एक तो इनके ये जो अभी बता रहे थे फास्ट ट्रैक, उसकी तारीफ करते करते उत्तराखंड में यूट्यूब के 2 पेपर और लीक हो गए। दूसरे, प्रधानमंत्री का वो वीडियो आने के कुछ घंटे पहले फास्ट कोर्ट ने एक ऐसे अक्यूज्ड को अक्विट किया है जिसको सीबीआई ने आरोपी बनाया था। तीसरे, हमें ये जानना है कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे स्ट्रॉन्ग मैन, महान प्रधानमंत्री महिलाओं के आरोप लगने पर बृजभूषण को नहीं निकालते, बच्चों के आरोप लगाने पर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकालते, एप्स्टीन जैसा आरोप लगने पर हरदीप पुरी को नहीं निकालते। ऐसा क्या है इन लोगों के पास कि प्रधानमंत्री इनमें से किसी पे भी कोई एक्शन नहीं लेते? जिन अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं इस मामले में, उनके भी सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं, टर्मिनेशन और सस्पेंशन तो छोड़िए, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं है। तो ऐसी क्या बात है कि विश्वगुरु इन सबसे डरते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक अभी जो आपने कहा ना कि ये रिकोशे आएगा, एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि इसमें एक और महान मंत्री जी हैं, गडकरी जी, उन्होंने पेट्रोल गाड़ियों की तो ठीक है, आपने बहुत सारी बातें अपने मन की कह दी, लेकिन अभी हम जो चर्चा में जा रहे थे,
रजनीकांत सर वो बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आया और मुझे लगा कि सारगर्भित अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं चर्चा के। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अब सरकार को लग रहा है कि ये मामला गंभीर है, और जो यश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मैं इसको भी जोड़ देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये बात ठीक कही है कि वैसे तो इसका सीधा सा जवाब है कि विपक्ष की जीत हो जाएगी अगर किसी का भी इस्तीफा हो गया, तो ये एक बड़ा मैसेज जाता है, ये हमेशा से रहा है। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए या खुद से ही इस्तीफे हो जाते तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी जैसे एहसास आते, तो कोई मजबूरी सी रहती है, या जिसको विपक्ष ऐसा कहता है कि अहम है कि नहीं हम नहीं देंगे इस्तीफा, ये इस्तीफा नहीं देने की पर अड़ जाना, ये इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे समझाएंगे? भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टाइल का फंक्शनिंग कह लीजिए, यही कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो मसला है, जो आपने भी इसको इशारा किया था, ये है क्या मसला, मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो कभी जी जो मतलब नहीं, आप ये बोलिए, मैं देखिए मैं तो डिसाइड करता नहीं, प्रधानमंत्री जी की स्टाइल दिखा रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए, मैं सिर्फ जी हो सकता है गलत हो, आपको अच्छी न लगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी है ना वो, मैं तो आप ही के शब्द पर आगे बढ़ रहा हूँ कि स्टाइल उनकी ये है। ठीक है यश भाई, आप दिखाते रहो, आप अपना टीवी का टाइम कंज्यूम करो, बोलने तो दीजिए। रजनीकांत जी जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। बोलिए रजनीकांत जी, पूरी बात करिए। नहीं ठीक है यश भाई, ये उनको बोलने दीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या दिखा रहे हैं। वो टीवी, कोई बात नहीं, आप अपनी बात बोलिए, दिख जाएगा आपको। हाँ, लेकिन ये जो मसला है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी डिफ्यूज होने वाला नहीं है, इसलिए और कब तक डिफ्यूज नहीं होगा, जब तक कि 27 में कुछ राज्यों के जो चुनाव नहीं होने हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का, फिर दूसरे नंबर पे है पंजाब का, बॉर्डर स्टेट का। ये चुनाव जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक ये मसला किसी न किसी रूप में देखिए, अभी ये मानसून सेशन है, इसके बाद विंटर सेशन आएगा। विंटर सेशन में ये पेपर लीक का मसला नहीं तो कोई नया मसला जरूर उठ खड़ा होगा, आएगा, जरूर आएगा। तो माने ये जो सारे चीजें हैं, ये चुनाव तक जो है वो इसी तरह से तैरती रहेंगी। अब चुनौती सरकार के सामने है, निश्चित रूप से चुनौती सरकार के सामने है, लेकिन इससे पहले भी 12 साल में कई चुनौतियां सरकार ने झेली हैं और उनको संभाला है। अब यही कह सकता हूं कि ठीक है, मतलब इस समय राजनीति अपने चरम पर है, दोनों पक्ष। मैंने जो बात कही थी ना लाइटर नोट पर, वहीं पर बात आ गई। संजीव सर, नहला आ गया या ये दहला था, या आपको लगता है अभी दहला आएगा इधर से? अनम्यूट करिए सर आपकी आवाज। हाँ सॉरी सर, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल घड़ी है। मुझे लगता है कि 12 सालों में पहली बार इस तरह की नौबत खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना है, आक्रोश बना है, निश्चित तौर पे अब कैसे उसे वो हैंडल करती है। मुझे लगता है कि यदि अपने जिद पे अड़ी रही तो एक अलग तरह का परिदृश्य भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के, क्योंकि बच्चों की बात है, ये दिल जीत लेने वाली बात होगी। यदि धर्मेंद्र, ऐसा क्या है, यदि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते हैं आज के वक्त में, तो शायद हम भी कल नहीं बोले, शायद बाकी लोग भी चुप हो जाए। तो जो संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर सरकार को संवेदनशील होकर देखने की जरूरत है। लेकिन सरकार बड़ी मजबूत है, जो कहती है वो करती है और जिद पे रहती है, हालांकि झुकी भी है। लेकिन इस बार जो हवा बना हुआ था, वो हवा मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जेन जी वाले जो बच्चे सड़कों पे खड़े होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको समझना आसान नहीं है। उनके मनोभाव को भी आप कई तरीके से, जब आप सीरियस बात करते हैं तो वो मजाक में टाल देते हैं, और जब मजाक करते हैं तो वो सीरियस बातें आपको समझा देते हैं। तो उनके भविष्य से यदि आप उनको ऐसा लगता है कि आप उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान, हमें लगता है कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा मुल्क है आज के वक्त में। जितने फीसदी यहाँ पे युवा हैं, निश्चित तौर पे सरकार को इस बात को जी हाँ, और ये जेन जी जो है, इससे बीजेपी को भी बहुत उम्मीद रही। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी हमेशा इन युवाओं को एड्रेस किया गया है। ये युवा देश का भविष्य तय करते हैं, राजनीति की दिशा तय करते हैं। इनका वोट उतने ही मायने रखता है जितना किसी भी बहुत ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्ति का
वोट मायने रखता है। और निश्चित तौर पर इनमें भी कई बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं। मैं कई युवाओं से मिलता हूँ, वो स्वामी विवेकानंद की भी बात करते हैं, वो संस्कृति की भी बात करते हैं। हम इन्हीं युवाओं को जानते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये तो देश का भविष्य है ना। जाहिर तौर पर इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इनकी भावनाओं को, इनकी चिंताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये बात भी तय है कि सियासत हो रही है, तो सियासत जब हो रही है तो सियासत दोनों तरफ से होगी। इधर से सियासत हो गई, सियासी ज़मीन फिलहाल अभी विपक्ष के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखना होगा सत्ता पक्ष की तरफ से क्या होता है, उनका कदम क्या होगा, और क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मात्र से मामला फिलहाल के लिए संभल जाएगा और एक अवसर मिल जाएगा, और क्या ये होता भी है या नहीं होता है। स्टाइल ऑफ वर्किंग रजनीकांत सर ने कहा, तो इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। चर्चा अच्छी रही, स्वस्थ रही, और इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। राकेश जी आपका धन्यवाद, यश जी आपका धन्यवाद, संजीव सर आपका धन्यवाद, और रजनीकांत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात इंडिया की में आज हमने जो बात की है उससे एक बात तो बहुत साफ हो गई है, एक गतिरोध बना हुआ है फिलहाल, और इस गतिरोध को तोड़ना अब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रहा है। इन्हें सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को इस संदर्भ में आज पैनल पर देखा गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना होगा जो इस पूरे आंदोलन के समापन की इस आंदोलन को समापन की तरफ ले जाए। अन्यथा वो ये भी सकता है कि ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप ले ले। जैसा मैंने सोनम वांगचुक के एक बयान को भी यहाँ पर रखा था इस चर्चा के दौरान, उनका कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो ये सरकार के लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी का सबब होगा। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, लेकिन क्या सरकार इस पर अड़ी रहेगी? तो जिस सवाल से मैंने शुरू किया था उसी सवाल से अंत करता हूँ, इस्तीफा होगा या नहीं ये अभी समय के गर्त में, लेकिन इसका जवाब बहुत दूर नहीं है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी।